हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी साइंस के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 8 की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। तो ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर पादपों में पोषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर लाइन में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर लिए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। तो हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और इसके साथ ही रुक्षांश और जल भी हमारे भोजन में होने चाहिए, ठीक है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप जो पौधे होते हैं स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। भोजन स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे हम लोग खाना बनाते हैं दाल चावल, ऐसा नहीं है। भोजन स्वयं बनाने का मतलब है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, ठीक है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से जल और खनिज लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं से जो हमारी फसलें होती हैं, जो हम लोग अनाज वगैरह खाते हैं, ये सारे पेड़ पौधे हैं। तो फिर जब वो अपना भोजन बनाते हैं और अपना फल तैयार करते हैं, जो अनाज तैयार होता है, फिर उन फलों को हम जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसी तरीके से सभी जीव जंतु जो है वो जो खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, या जो कुछ जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो भी, जो छोटा वाला जानवर होता है वो भी घास वगैरह खाता है। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है। तो सारा जो भोजन होता है वो अगर देखा जाए तो वो पेड़ पौधों से ही तैयार होता है, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हम उन पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सभी जीव जंतु आश्रित रहते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, ठीक है। पादपों में पोषण की क्या क्या विधियाँ होती हैं? तो देखिएगा, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पेड़ पौधे यूज करते हैं। एक तो जल है, जो ज़मीन के अंदर से उनको मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से लेते हैं, और खनिज लवण भी उनको ज़मीन के भीतर से मिलता है। और साथ ही सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे वो ऊष्मा लेते हैं, ठीक है, ऊर्जा लेते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों के शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया और उससे उपयोग करने की जो विधि होती है उसको पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें, नोट कर लेना, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें जीव तथा भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, स्वपोषण कहलाता है, ठीक है। यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे कौन करता है? पेड़ पौधे, ठीक है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। यानी कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं, ठीक है, जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम होता है। देखिए क्या होता है, देखो, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। जो पौधों का भोजन बनता है वो कहाँ पे बनता है? पत्तियों में बनता है, हरे भागों में, ठीक है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जो होते हैं, जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर से खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। जानते हैं आप जाइलम फ्लोएम के बारे में, ऊतक जो होते हैं, ठीक है। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तनों के माध्यम से होता है, मतलब तनों से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। तो याद रखो, कहाँ से आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियों में क्या होता है? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हीं सरंध्रों से क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पहुँचता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। अब देखिए, कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। इससे पहले भी मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी में कोशिका के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार जो सजीवों का सूक्ष्म इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका कहलाती है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कोशिका
झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कोशिका द्रव्य है, ये बीच का जो आपको भाग दिख रहा है, ये बीच वाले जो भाग दिख रहे हैं क्या है, केंद्रक। असल में ये कई सारी कोशिकाओं का समूह दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो बाहर की होती है कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति किसमें होती है ये मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताइएगा कि प्लांट सेल में या एनिमल सेल में किसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यह रंध्र द्विकोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में जो होता है ना छिद्र होते हैं, छिद्र होने से क्या होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से जाती है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तथा तनों शाखाओं तथा पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आगे देखिएगा, पहले जानना चाहते हैं कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेषता है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादप दूसरे भाग नहीं। तो देखिए पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में एवं पत्तियों की सहायता करता है तथा इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। जो पौधों का खाना बनता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा खाद्य तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य जो होता है इस धरती पर, ठीक है, हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सभी स्रोतों का स्रोत होता है वो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अनाज खाते हैं, वो कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से आता है। जो शेर वगैरह जानवर होते हैं वो मांस खाते हैं, तो मांस कहाँ से आता है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं। और छोटे छोटे जानवर जो होते हैं वो क्या खाते हैं, वो कुछ तो यही खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, कुछ छोटे जानवरों को खाते हैं। वो जो और छोटे जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, वो भी यही सब खाते हैं, अनाज वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो जंतु है, जीव जंतु है, उनके ऊर्जा का जो स्रोत है वो किस पे निर्भर है, पादप पे, भोजन के लिए, ठीक है। सभी सजीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। देखो यहाँ पे इक्वेशन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, इसको लिख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल दो चीज़ मिलते हैं, प्लस सूर्य का प्रकाश आता है क्लोरोफिल पर, फिर उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन बनता है यही हमारे लिए सांस लेने में लाभदायक होता है, इसलिए हम कहते हैं पेड़ पौधों से में ऑक्सीजन मिलता है। साथ ही जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये पौधों में उनके भोजन के रूप में संचित रहता है जिससे वो तमाम तरीके के कार्य करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन निर्मित होती है, कार्बोहाइड्रेट, देखो यहाँ पे बताया ना, ऑक्सीजन निर्मित होती है जिसको हम सांस लेने में लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संरक्षित हो जाता है। इसको ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पत्तियों में किस रूप में रहता है, मंड या स्टार्च के रूप में संचित रहता है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काटचित्र। देखो ये पत्ती है, ये पत्ती में आप देखोगे तो ये देखो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सर जो रंध्र जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जाता है पत्तियों में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये है क्लोरोफिल आपका, देखो रंध्री द्वार कोशिकाएं हैं और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काटचित्र, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा, तो देखिएगा पत्ती में स्टार्च की उपस्थित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति जो होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे पूरा फिगर दिखाया गया, ये प्लांट्स है, ठीक है। यहाँ से सनलाइट आ रही है लीफ पर, यहाँ पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो सरंध होते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है। और पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही है, नीचे से जल एवं खनिज लौट जाते हैं, और साथ ही जब पूरा प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है।
ठीक है। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्ब तथा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पत्तियां होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता ही है, क्योंकि इसमें हरा पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ ही जो हरे तने होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं ना, वो उनमें आप देखोगे ज़्यादातर उनकी जो पत्तियां होती, पत्ती उनमें नहीं होती, उनमें कांटे होते हैं। तो उनकी जो पत्तियां होती है वो सूल के रूप में, यानी कि कांटे के रूप में प्रतीत आती हैं। और वो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, तो उनका जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उनके हरे तने द्वारा होता है। जैसे आपने नागफनी देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, नागफनी क्या होता है, हरा होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं कांटेदार होती हैं, ठीक है। तो वो हरे भाग से अपने प्रकाश संश्लेषण को करता है। एक ही प्रकार के पादपों के, ठीक है, मान लीजिए प्रयोग है। आगे चलते हैं। देखो, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि जो पत्तियों में, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ पत्तियाँ हैं, इनके देखिए अलग अलग रंग होते हैं ना, लेकिन इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और इनके जो और भी इनमें जो वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल को ढक लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हरा, कम हरा दिखाई देता है। बाकी इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, आपने गीली दीवारों, तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में आपने अवपंकी कोई काई जैसा जो काई होता है उसे अवपंकी कहते हैं, देखे होंगे। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, शैवाल है। जो हम लोगों ने देखा होगा कि दीवारों वगैरह पे काई पड़ी रहती है हरी हरी, वो क्या होता है, शैवाल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। तो जो शैवाल होते हैं ना, हरे हरे काई जो होती है उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए हरे मतलब कि ये कारण हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी एक पॉइंट आगे आएगा उसमें इसका यूज होगा। तो शैवाल क्या होता है ना, ये हरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना सकते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलो, यहाँ पे सारे जितने लाइन से सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारे हाईलाइट कर लिए हैं, आपको एक भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन वो घुमा करके ऑप्शन के साथ देता है, तो फिर कन्फ्यूजन होती है। देखो, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यानी कि जो स्टार्च बनता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, ठीक है, जिन्हें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और प्रोटीन में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ भी होते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो याद रखना, प्रोटीन में नाइट्रोजन, प्रोटीन में लास्ट में ना है ना, तो ना से नाइट्रोजन, ठीक है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए। अब नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक बहुत ही आवश्यक तत्व है पेड़ पौधों के लिए, ठीक है। वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, वायु में, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। यानी कि जो वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है, पेड़ पौधे इसको अवशोषित नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा, किसान अपने खेतों में उर्वरकता खाद डालते हैं। देखो, यहाँ पे ये बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन तो बहुत होती है वायुमंडल में, लेकिन उसको पेड़ पौधे यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर कैसे यूज करते हैं, तो कुछ जीवाणु होते हैं मिट्टी में जो कि उस गैसीय नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर जल के साथ जब वो नाइट्रोजन घुलती है तो पेड़ पौधे उसको अवशोषित कर सकते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, इसको लाइन को ध्यान रखना। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरकता खाद डालते हुए देखा होगा। उसमें देखो, ये NPK भी, मतलब कई सारे रसायन होते हैं ना, तो नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। जो खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं। इस प्रकार अन्य संगठक के साथ पादपों की नाइट्रोजन की क्षमता जो होती है, मतलब आवश्यकता जो होती है, वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और फिर जब नाइट्रोजन को मिल जाता है तो उसके पश्चात वो प्रोटीन बना लेते हैं, वसा आदि का संश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, जैसे एक स्वपोषी, तो मैंने बताया, स्वपोषी जो होते हैं क्या करते हैं, सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है।
अब कुछ और विधियां भी हैं पादपों में, कैसी होती है देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन टीआई में पूछा गया है, पीपीएससी में पूछा गया और सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पादपों में पोषण की अनुमति, देखो जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं, तो देखिए जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो कैसे भोजन बनाते हैं, तो देखिएगा मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन बनाते हैं, विषमपोषी प्रणाली जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हुआ, तमाम तरीके के जानवर होते हैं सब। आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लपटी हुई रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है। देखो इसको याद रखना। ये देखिए आपने पेड़ पौधों पे ऐसे रस्सीनुमा जो झाड़ियाँ होती चढ़ते हुए आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नोट कर लेना कि अमरबेल में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, या अपने भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर आरोहित होता है, यानी कि जिस पादप पे ये चढ़ जाता है ना ऊपर, वो उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है जिस पर ये आरोहित होता है। वह पादप परपोषी कहलाता है। ध्यान रखना, परपोषी किसे कहते हैं, कौन कहलाता है, अमरबेल या जिस पेड़ पर वो चढ़ता है। तो याद रखना, जिस पेड़ पर चढ़ता है उसको परपोषी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मान लो ये आम का पेड़ है, ये ठीक है, आम का पेड़ है मान लो ये, तो जो ये आम का पेड़ आपको दिख रहा है ये परपोषी कहलाएगा। और अमरबेल क्या कहलाएगा, तब उसको देखते हैं। देखो, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। तो अमरबेल यहाँ पे परजीवी है, याद रखना, ये ऑप्शन के साथ आता है तो कन्फ्यूजन होता है। अमरबेल परजीवी है और जिस पेड़ पर ये चढ़ता है, सपोज करो ये आम के पेड़ पर चढ़ गया, तो आम का पेड़ जो है परपोषी कहलाएगा। वो पोषण दे रहा है दूसरों को, पर मतलब दूसरा पोषित कर रहा है। ठीक है, और परजीवी क्या होते हैं, जिस पर चढ़ते हैं उसको नुकसान करते हैं। जैसे अगर आपके सर में जुएँ पड़ जाते हैं, जहाँ जानवरों में आपने देखा होगा जुएँ या जो बग्स होते हैं वो लग जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसका खून चूसते हैं ना। तो इसी तरीके से जो नुकसान पहुंचाता है उसको पैरासाइट या परजीवी बोलते हैं। तो अमरबेल यहाँ पे क्या है, परजीवी है, क्योंकि जिस पेड़ पर चढ़ता है उसी में उसकी जड़ें चली जाती हैं और वहाँ से वो उनके भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, क्लोरोफिल। चलो आगे चलते हैं। पादपों को देखा, आपने देखा पादपों, उनके विषय में सुना होगा, जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो जानवरों को खा जाते हैं, आपने सुना होगा इनके बारे में। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कीटों को वो पकड़ लेते हैं और उनको पचा जाते हैं। ठीक है, देखिए इसकी संरचना जो होती है घड़े के समान दिखाई देती है। संरचना वास्तव में इनकी पत्ती का रूपांतरित रूप। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, ये आप ऐसे नॉर्मल पॉइंट लग रहा होगा, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। देखो देखो जो घड़े जैसी संरचना होती है, अभी मैं आपको फिगर नीचे दिखाऊंगा, ये क्या होता है, पत्तियों का रूपांतरित भाग होता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखोगे घटपर्णी या पिचर प्लांट जिसे कहते हैं ये, ठीक, घटपर्णी या पिचर प्लांट, ये तो आपको दिख रहा होगा कप की समान संरचना। इसी में छोटे छोटे कीट आकर के घुस जाते हैं और चिपचिपा द्रव होता है जिसमें फंस जाते हैं और फिर ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसी में वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो कीट होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है, तो ये पौधे उस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, और ये जो है पत्तियों का अग्रभाग है। चलो आगे चलते हैं। देखो, जब कोई भी कीट इसके बीच फंस जाता है तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन होता है। कीटों का भक्षण करके ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। यहाँ पे नाम दिया गया है, नोट कर लेना, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू ऐसे कीटभक्षी पादपों के अन्य उदाहरण हैं। क्या नाम है, नाम जरूर नोट कर लेना, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। एक होता है घटपर्णी, फिर ठीक है, जिसे पिचर प्लांट कहते हैं, वो भी इस तरीके से कीटभक्षी पौधे होते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो, क्या संभव किस प्रकार पादपों की मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यक। देखो मृतजीवी पौधे, देखो छत्रक क्या होता है, मशरूम, छत्रक क्या, मशरूम बिकते देखे होंगे आपने, छत्रक अभी मशरूम की सब्जी भी खाई होगी। तो देखो वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तथा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाएं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखो बूझो जानना चाहता है कि जीव अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इसमें प्राणियों के समान मुख नहीं होते, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इन्हें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। जो मशरूम होते हैं इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, तभी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये मशरूम आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से पैक्टों में बिकता है और सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
ये कहाँ पे निकलता है, आपने देखा होगा कि जो डबल रोटियां होती है, पाव रोटी होती है, उनमें भी आपने देखा होगा कि थोड़े समय बाद उनमें भी सफ़ेद सफ़ेद आपको छोटे छोटे निकल आते हैं। ठीक है, वो यही होते हैं। ये वास्तव में क्या होते हैं, ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कवक या फंगी या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, इससे तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात ये उस विलयन का भोजन करते हैं। ठीक है, ये जो जीव होते हैं ना, ये देखो जैसे ये है, ये ब्रेड रोटी है, ब्रेड पर यहाँ पे फंगस उग जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, कुछ पाचक रस इस पर स्रावित करते हैं। जो स्रावित करने के बाद क्या होता है, पाचक रस स्रावित करने के बाद क्या होता है, क्या होता है, थोड़ा विलेय पदार्थ में ये परिवर्तित हो जाता है ब्रेड, फिर ये उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो मृत जीवी पोषण क्या होता है, इसको ध्यान रखना। इस प्रकार का पोषण जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो मृत जीवी क्या होते हैं, जो मृत जीवी पोषण करते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। कैसा पोषण होता है, ये सड़े गले पदार्थों से। कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जो कवक होते हैं इन सब पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, यानी कि जो नम्न हो। ठीक है, नम जहाँ पे नमी होती है ना, वहाँ पे ये पदार्थ उग जाते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। वर्षा ऋतु में आपने बहुत सारे देखे होंगे। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो जाते हैं। क्या विशेष प्रकार की जो देखिए सुंदर जूते होते हैं जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। और जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट होते हैं। तो देखिएगा, देखिए कवकों के जो बीजाणु होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं, यानी कि हर जगह वायु में ये टहलते रहते हैं, उपस्थित होते हैं। जब ये किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण होते हो, ठीक है, तो वे क्या करते हैं, अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। यानी कि एक कवक का मान लो बीज उस पर बैठ गया, तो फिर क्या होता है, उसको उपयुक्त परिस्थिति मिली। ठीक है, परिस्थिति मिलती है नम, तो उससे क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कई सारे उसमें अपने पौधे और बना लेता है वो, अपने मतलब अपने और समान कई सारी चीज़ें बना लेता है। अब बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने के लिए किस प्रकार बचा सकते हैं। तो देखिएगा, ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु ईस्ट जो होता है, ईस्ट या खमीर जो होता है, वो हमारा बेकरी वाला प्रोडक्ट होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, छत्रक का उपयोग हम लोग करते ही हैं सब्जी वगैरह बनाने में। अनेक कवक उपयोगी थे, परंतु कुछ कवक जैसे पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। देखिएगा, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। देखो अब ये क्या होता है, देखो कुछ जानवर जो होते हैं ना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे अगर कोई भोजन नहीं बना सकता है तो वो क्या करेगा, उसको भोजन बनाएगा। ठीक है, और अगर किसी को आवास नहीं मिलता तो वो अपने ऊपर आवास देता है। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, देखिएगा, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, तब वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, कवक क्या करते हैं, कवक को क्या करते हैं, क्योंकि कवक अपना भोजन बना नहीं पाता तो वो पौधे उसको भोजन देते हैं। इसके बदले में जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है, क्योंकि जो कवक होते हैं ना, जल और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है लाइकेन। लाइकेन में याद रखना, लाइकेन में ये पूछा जाता है कि कौन कौन से सहजीवी संबंध में होते हैं। तो लाइकेन में ध्यान रखना कि कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। उनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। याद रखना, लाइकेन का से कवक। ठीक है, तो शैवाल और कवक होते हैं लाइकेन में। शैवालों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। मैंने आपको बताया था शैवाल जो काई जैसे होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वो हरे रंग के होते हैं। जबकि कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान एवं जो कवक होता है ना, शैवाल को रहने का स्थान, ठीक है, रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इसके बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। देखो एक दूसरे की हेल्प करते हैं दोनों साथ में रहकर, इसलिए इसको सहजीविता संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। इसमें शैवाल क्या करता है, वो भोजन बना सकता है, शैवाल हरे रंग का होता है तो वो भोजन बनाता है, और जो कवक होता है वो क्या कर सकता है, वो जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकता है, तो वो उसको पोषक तत्व देता है, और कवक और शैवाल क्या करता है, उसको भोजन देता है। ठीक है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार से होती है, देखिएगा,
पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः पादपों में इनकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग की जाने वाले के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती रहती है। इसलिए यहाँ पे देखते हैं, इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान है तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। समानतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। देखो, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग इस रूप में करने में असमर्थ होता है। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, उस तरीके से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन का विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु होता है जो कि वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसीय नाइट्रोजन को क्या करता है, विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। यहाँ भी सिम्बियोटिक रिलेशन बनेगा। तो जो आपका जीवाणु राइजोबियम होता है, ये अपना भोजन नहीं बना सकता है, तो ये क्या करता है, जो ये फलीदार वृक्ष हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं जैसे चना, मटर, मूंग, सेम, इनकी जड़ों पर रहता है। याद रखना, कहाँ पे रहता है, जड़ों में रहता है। वो इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। यानी कि राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में बदलता है। जैसे पौधे उसको ले लेते हैं और फिर पौधे राइजोबियम को क्या देंगे, तो अपना भोजन, जो वो भोजन बनाते हैं वो राइजोबियम को अपना भोजन देते हैं। इस तरीके से ये सहजीविता संबंध दिखाते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः इसे सहजीवी संबंध, इस संबंध किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि नहीं दाल की फसल उगाने के बाद यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए समानता उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत सारे पादप ऐसे जो स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य भोजन प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी मतलब जो दूसरों से भोजन अपना ग्रहण करते हैं। मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ कीड़े-पक्षी पौधे होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। पिचर प्लांट होते हैं, ठीक है, घटपर्डी, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे हरे पौधे अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में होता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा ग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। हरे रंग का होता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे टिक करने वाला है। अमरबेल किसका उदाहरण, देखो यहाँ पे लिखा है स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन के साथ आता है तो कन्फ्यूजन होता है कि अमरबेल है क्या। तो याद रखना, अमरबेल, चूंकि अमरबेल क्या होता है, नुकसान पहुँचाता है जिसपे पेड़ पौधों पे रहता है, इसलिए उसको हम परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे जूं होता है, बग होता है, इस सब से। ठीक है, आगे चलते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताइए। तो वो क्या होते हैं, घटपर्णी या पिचर प्लांट उनको बोलते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है, इस तरीके से। आगे चलते हैं, इनका मेल करते हैं। क्लोरोफिल आप किससे मिलाएंगे, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। नाइट्रोजन आप जीवाणु से मिला सकते हैं, क्योंकि राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन संश्लेषित करता है। अमरबेल क्या होता है, अमरबेल परजीवी होता है। जंतु क्या होते हैं, जंतु, ठीक है। और यहाँ पे कीट बच्ची को आप घटपर्णी से मिला सकते हैं, बाकी जो बचा उससे मिला सकते हैं। ठीक है, सत्य आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये क्या है आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका फॉल्स है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, गलत है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। मृतजीवी वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक और वो होते हैं ना, छत्र। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण में नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा लेते हैं और रासायनिक ऊर्जा हम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब इसमें सही विकल्प कह रहा है, पौधों के जिस भाग पर प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है क्या कहलाता है, तो रंध्र कहलाता है, जो कि पत्तियों में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
वायुमंडल के जिस भाग द्वारा प्रकाश द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो हम प्राप्त करते हैं पत्तियों से। ठीक, आगे चलते हैं। बस यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।